हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं शशांक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो यूपी बोर्ड फतेह की क्लास में हमारा चल रहा है क्लास 10th का मैथ, जिसमें चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। तो अभी तक आपने सीखा कि उसको हम विलोपन विधि, ग्राफ्य विधि और प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। एक बहुत सरल और महत्वपूर्ण विधि आज हम पढ़ाने वाले हैं, जिससे हम बहुत आगे यूपी बोर्ड फतेह में पहुंच जाएंगे। तो जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो जैसे पसंद आए कर दीजिएगा लाइक और कर दीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर, जिससे कि उनका ज्ञान आगे बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना। क्या होगा? वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना। अब ये जो वज्र गुणन विधि है वो हम तब करेंगे जब हमें उन समीकरणों के बारे में कुछ पता हो कि आखिरकार जो हमें समीकरण दे रखे हैं उनका कोई हल है या नहीं, उन समीकरणों के अद्वितीय हल हैं या बहुत सारे अपरिमित रूप से उस समीकरणों के हल हैं। तो मान लीजिए ये मेरे दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, a1x b1y प्लस c1 पहला और a2x b2y प्लस c2 दूसरा। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे वज्र गुणन विधि लगानी है या नहीं लगानी, या मैं वज्र गुणन विधि तो लगा रहा हूं, क्या उसका कोई हल होगा या नहीं होगा। तो याद रखिएगा, यहां तुलना करके आप दो समीकरणों की, इन समीकरणों से तुलना करके यदि फर्स्ट कंडीशन आता है आपका a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा c2, लेकिन बराबर ना हो c1 बटा c2, तो a1 a2 कहां से आएंगे? आपके समीकरण से आएंगे जो x y के गुणांक होंगे, और c क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे c2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 c2 के, तो समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यानी हम वज्र गुणन विधि नहीं लगा सकते। जब हल है ही नहीं तो इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे क्यों? तो पहला समझ में आ गया होगा, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टे c2 होगा तो आपका कोई भी हल नहीं होगा। सेकंड कंडीशन आता है, यदि आपका a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर है c1 बट्टा c2 के, यानी कि आपके तीनों बराबर आ जाएं, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तो भी आप वज्र गुणन विधि हल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित हल हैं यानी इसके अनेक हल हैं, तो हम वज्र गुणन विधि का उपयोग नहीं कर सकते जब ये कंडीशन आपकी दोनों में से कोई भी आ जाए। लेकिन यदि थर्ड कंडीशन आपकी आती है a1 बट्टा a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टा b2, जैसे ही आपका a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 हो जाए, c1 से हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, यानी इसके दो हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। भाई कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। तब हम अपना वज्र गुणन विधि यूज करेंगे, a1 बट्टा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो है कोई विधि नहीं लगानी, ये वाली कंडीशन फॉलो है कोई विधि नहीं लगानी। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो है तो आप वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरणों के हल निकाल सकते हैं। अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और एक और समीकरण है x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आप बताइए समीकरण के क्या क्या हल हैं, तो यहां पर आप देखोगे समीकरण 1 से, जब आप देखोगे समीकरण 1 से, तो a1 क्या होता है? x का गुणांक 2 आ गया, b1 क्या होता है? y का गुणांक 3 आ गया, c क्या होता है? कांस्टेंट पद c1 कितना आ गया? -8 आ गया।
समीकरण 2 से आप देखते हो तो a2 बनता है, x का गुणांक है ही नहीं कोई तो 1 आ गया, y का गुणांक -2 है तो b2 बराबर -2 आ गया, और c2 जो है वो आपका 4 है। तो अब हम कंडीशन में लगा के देखते हैं भाई कि जो a1 बट्टा a2 है वो बराबर आ जाए 2/1 के, या बराबर 2 के मान लेते हैं इसको। जो b1 बट्टा b2 है वो आ रहा है आपका 3/-2 के, और c1 बट्टा c2 है वो आ रहा है -8/4 बराबर -2 के। तो आप देख रहे हो कि इसमें a1 बट्टे a2 बराबर b1/b2 नहीं है। क्यों? यहां पर क्या हो गया, a1 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2, क्योंकि यहां पर a1 बट्टे a2 की वैल्यू ये है, तो भाई ये 3/-2 के बराबर थोड़ा ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन समीकरणों के पहले ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई, ये वाली तो हुई नहीं, क्योंकि ये तो तब होती जब दोनों बराबर आ जाते। अगर ये 2 है तो ये भी 2 आना चाहिए था, तो ये हम करते, c1 c2 का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, हमें ये दोनों निकालने के लिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? फिर भी हमने निकाला क्योंकि a1 बट्टे a2 बराबर ही नहीं आया, यानी ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो हो गई। अगर आपके पास कोई समीकरण ऐसा बन जाता जब ये कंडीशन फॉलो नहीं होती तो हम फिर c1 बट्टे c2 निकालते, बराबर आ जाता तो अपरिमित हल हो जाता, बराबर नहीं आता तो कोई हल नहीं होता। तो लेकिन ये जो 2 समीकरण हैं उसके हमारे अद्वितीय हल हैं, क्योंकि a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2। तो ऐसे तुलना करके a1 a2 के वैल्यू जल्दी से निकाल के आप बता सकते हो कि इस समीकरण के कैसे हल हैं। तो आप बता दोगे कि इन समीकरणों के हल कैसे हैं। तो चलिए अब इन समीकरणों को हम वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे कि हम वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला आगे बढ़ सके। ऊपर लिख लेते हैं दोनों समीकरण। ये है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है जी आपका x - 2y + 4 इक्वल टू 0। तो वज्र गुणन विधि से ज्यादा सरल विधि कोई भी नहीं है। तो ये समीकरण मैंने अब ऊपर लिख दिए मिटाने के बाद। अब इसको हम सॉल्व करते हैं वज्र गुणन विधि से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो भी आपके गुणांक हैं उन्हें आप लिख दीजिए। तो x का गुणांक है, y का गुणांक है, और एक यूनिटी 1 ले लेंगे। एक लाइन में क्या करेंगे, x लेंगे, y लेंगे, 1 लेंगे। अब वज्र गुणन विधि का बहुत सरल सिस्टम यह है कि जो चर पद आपने लिया है उसके नीचे उसके गुणांक नहीं आने चाहिए। जैसे x के नीचे यहाँ पे 2 गुणांक x के, वो नहीं आने चाहिए। y के भी 2 गुणांक है तो वो y के नीचे नहीं आने चाहिए। अचर पद के 2 गुणांक है तो वो अचर पद के नीचे नहीं आने चाहिए। तो जब नहीं आने चाहिए तो स्टार्ट कैसे करेंगे भाई। तो जब x के नीचे लिखना है तो x को ही आप छोड़ दीजिए। जब हम x को छोड़ेंगे तो आप दिमाग लगाना कि जो बचेगा वो y का गुणांक 3 बचता है जी, पहले प्लस का 3 है, और y का गुणांक माइनस का 2 है। तो पहला तो x खत्म करके दूसरा लिख दीजिए -8 और प्लस के 4। अब आप ध्यान रखिए कि जो x का लास्ट बनता है वो y का पहला हो जाता है। जो x का जो लास्ट बनता है वो y का पहला क्या हो जाता है, पहला। तो सीधी बात है -8 और 4 तो y गुणांक है नहीं, क्योंकि ये अचर पद है। अब y के लिए बचा क्या है भाई, y को y छोड़ दोगे तो x का बचेगा, यानी 2 बचा और 2 का 1 तो 2 बच गया और 1 बच गया 1। अब जो y का लास्ट है वो अचर पद का पहला है, तो भाई ये अचर पद का भी गुणांक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो x के गुणांक हैं। तो अब कौन सा बचा, y का बच गया। क्या बच गया, 3 - 2। अब आप एक गौर कीजिए कि जहां से मैंने शुरू किया है उन्हीं गुणांकों पर ये खत्म भी हो रहा है। तो पुटअप करना सीखिए। 1 के नीचे 2 आ नहीं सकते, इतना भी याद रखना कि इसमें केवल 1 2 3 4 ही पद आते हैं। x के ये 2 हैं, y के ये 2 हैं और अचर पद के
ये दो, यानी जो बीच वाले हैं वो एक दूसरे के लिए कॉमन होते हैं, लेकिन हमें याद ये रखना है कि बीच वाला जैसे ये x और y के बीच में है तो वो x और y गुणांक होगा ही नहीं। मैंने क्या बोल दिया, जो चर पद है उसके नीचे उसके गुणांक नहीं आने चाहिए। तो सीधी बात है, जो बचता है वो लिख दीजिए। अब आप बज्र गुणन विधि में लगाना सीख गए होंगे बिल्कुल आसान तरीके से। क्या बताया कि जो चर राशि है उस चर राशि के नीचे उसके गुणांक नहीं आने चाहिए। तो देख लीजिए, x के नीचे 3 और 2 तो ये किसका गुणांक है, y का है, ये वाला अचर पद का है। तो x वाला फिनिश कर दिया मैंने, तो x के नीचे लिख दिए ये वाले गुणांक। y वाला दबाइए तो y का पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ था तो मुझे एक ही लिखने की जरूरत पड़ी, अचर पद का एक लिखा हुआ था मुझे एक ही लिखने की जरूरत पड़ी। तो अब क्लियर हो गया होगा। अब लेफ्ट से राइट गुणा कीजिए, लेफ्ट से राइट। जब आप लेफ्ट से राइट गुणा करते हो तो इसमें पहला पद तो प्लस की मल्टीप्लाई आती है, लेकिन जब उल्टी गुणा करते हो आप नीचे से ऊपर की ओर ऐसे करते हो तो वो ऑटोमेटिक माइनस में गुणा हो जाती है। कैसे होती है वो समझिए। अब x के नीचे वाली गुणा देखेंगे पहले हम, तो ये 3 गुणा 4 होगा, 3 गुणा 4 प्लस का रहेगा, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ माइनस लगेगा, ब्रैकेट स्टार्ट होगा तो ये -2 है गुणा ये माइनस के 8 हैं। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो मैंने पहले गुणा किया है वो प्लस का ले रखा है। किसका ले रखा है, प्लस का। ये दूसरा ब्रैकेट किसका आता है, माइनस का। यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेट समझ में आना चाहिए जो जो हो रहा है। अब y के नीचे आ जाइए आप, क्या होगा, पहला जो ब्रैकेट है वो प्लस का होगा तो -8 गुणा 1। अब आप बोलोगे ये -8 क्यों लगा दिया, प्लस का होता। अरे भाई ये जो पद है वो तो माइनस का है, लेकिन यहां मैं ऑटोमेटिक माइनस लगा दूंगा और जब दूसरा पद लूंगा तो ये प्लस के 4 है गुणा 2 है। ये आप स्पीड से कर दोगे यदि आप 2-4 सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे तो। अब एक के नीचे देख लीजिए, तो 2 गुणा -2 पहला ब्रैकेट, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में आया 1 गुणा 3। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल उठ रहा हो। तो दोबारा से समझिए कि जो नीचे से ऊपर गुणा होती है उससे पहले माइनस लगा लिया जाता है। ये तो मैंने आपको खंड खंड करके दिखा दिया है। आगे जब आप सवाल करोगे तो तुरंत डायरेक्ट गुणा कर देना। तो अब क्या होगा, अब तो आप सिंपल सी बात है भाई, गुणा करके सॉल्व करना है बस। तो इतना, ये जो 2 पद करने बज्र गुणन विधि में, ये 2 पद आपको अगर समझ में आ गए तो कभी भी आप बज्र गुणन विधि से किसी भी समीकरण को चुटकियों में हल कर दोगे और गलती होने की संभावना 0 हो जाएगी। तो दोबारा से सुनिए क्या करते हैं कि जो चर आपने लिखा है उसके नीचे जो 2 गुणांक आने उस चर के नहीं होंगे, यानी उस चर के जो गुणांक हैं वो उसके नीचे नहीं आएंगे, चाहे वो दूसरे के नीचे आ जाएं। ऐसे करके आपको 4 पद बनाने, x के नीचे 2 और जो x का लास्ट है वो ऑटोमेटिक y का पहला बन जाता है, जो y का लास्ट है वो अचर पद का पहला बन जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि पहले x के नीचे 2 लिख दो, फिर y के नीचे 2 लिख दो, फिर 1 के नीचे ऐसे 6 पद लिख दोगे तो ये रूल आपका गलत है, ऐसा कोई रूल है नहीं। तो ये केवल वज्र के समान होना चाहता है। तो वज्र गुणन ऐसे होगा कि पहले y का आ गया, फिर अचर पद आ गया, फिर x का पद आ गया, फिर y का आ गया। तो हर एक पद इसमें जो y का पद है वो 2 बार आ रहा है, x का पद है वो 1 बार आ रहा है और अचर पद भी इसमें 1 बार ही आ रहा है। यानी जो बीच वाला पद आप लेते हो उसके 2 जगह गुणांक लिखे जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो लेफ्ट से राइट याद रखना है, उल्टे हाथ से एरो खींच देते हैं। उल्टे हाथ से यानी ये इधर से इधर खींच रहा है कि नहीं, तो ये मेरा उल्टा ये मेरा सीधा, तो लेफ्ट से राइट कर देते हैं। जब नीचे से ऊपर गुणा की जाती है तो ऑटोमेटिक माइनस का निशान लग जाता है। भाई अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो 3 का 4 में करोगे तो 12 आएगा, 2 का 8 में 16 करोगे माइनस का 16 आएगा। लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस का नहीं,
माइनस माइनस तो प्लस हो गया और प्लस की माइनस में गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 16। कैसे? माइनस माइनस की गुणा ब्रैकेट में हो रही है तो प्लस हो गई, 2 अट्ठे 16। अब प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो किस में आएगी? माइनस में, बराबर y के नीचे आ रहा है माइनस की 8 में गुणा 1 में करोगे तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस में आएगी। यहाँ प्लस में है 4 दूनी 8 और 8 ही माइनस है तो माइनस के 8, 4 दूनी 8 और माइनस के ही आ गए आपके पास 8। 1 के नीचे 2 की गुणा माइनस 2 में करोगे तो माइनस का 4, 1 की गुणा 3 में करोगे तो माइनस का 3। कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्व करना तो आप जानते हो यार, घटाना तो बच्चों का खेल होता है। x बट्टे माइनस 4, y बट्टे माइनस 16, 1 बट्टे माइनस का 7। अब जिस चर राशि का वैल्यू निकालना हो वो चर के साथ गुणा में ले जाइए, बाद बाकी को छोड़ दीजिए। कैसे? मान लो मुझे x का मान निकालना है तो x बट्टे माइनस 4, y को नहीं लिखना, बराबर अचर पद लिखना है 1 बट्टे माइनस 7। गुणा कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दे रहा हूं, चलो नहीं कर रहा तो माइनस 7 की गुणा x में करोगे, 4 की गुणा 1 में करोगे, x बराबर हो जाएगा माइनस 4 बट्टे माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसल, x बराबर वैल्यू आई आपको 4 बटे 7। अब y की वैल्यू निकालनी है तो x को छोड़ दीजिए, y बट्टे माइनस 16 बराबर 1 बट्टे माइनस 7, तो भाई सीधा सीधा माइनस 7y बराबर माइनस 16, y बराबर माइनस 16 बट्टे माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर आ गया 16 बट्टे 7, तो x बराबर 4 बट्टे 7 और y बराबर 16 बट्टे 7। ये मिल गया आपको आंसर। तो वज्र गुणन विधि बड़ा सिंपल रही, केवल इन 2 स्टेपों पर आपको ध्यान लगाना है। जो मैंने बोला उसको गौर से समझना है। कोई भी शायद ऐसे बताए आपको कि जो चर लिखा है उसके नीचे उस चर के गुणांक नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, और गुणा लेफ्ट से राइट कर देंगे और दोनों ब्रैकेटों के बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। x की वैल्यू निकालनी है तो y को छोड़ना है, y की निकालनी है तो x को छोड़ना है। तो अब आप बोलिए कि आपको वज्र गुणन विधि आसान लगा है कि नहीं लगा? कितना सरल था और हमने अपने दिमाग पर कितना इसको बड़ा बना रखा था। तो अब कोई भी दिक्कत है, मैंने सारे नियम आपको 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार हल किए जा सकते हैं, ये पोर्शन हमारा फिनिश हुआ। अब आपका बीज गणित ही पूरा खत्म हुआ। इसमें रह गए हैं आपके हिंदी वाले सवाल जिन्हें हम विवार्ती प्रश्न बोलते हैं, तो उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि इस बार हो सके यूपी बोर्ड फतेह।